लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सभी को पता होगा, बेसिक ब्लॉक हमने डिस्कस किया था, प्रोग्राफ डिस्कस किया था, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था डैग, देन ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग फॉर डैग। ये हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बेसिक ब्लॉक भी हमने डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, या फिर ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा सबसे पहले तो हम जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। और सबसे इसके पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मींस ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सोर्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, की पोल ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस और कोड जनरेशन। तो ये जो डेटा फ्लो एनालिसिस है और कोड जनरेशन, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स, मतलब ग्लोबल डेटा फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके पहले हम समझेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है क्या और इससे क्या फायदा होता है। The code produced by the straightforward compiling algorithms can often be made to run faster or take less space or both. This improvement is achieved by program transformation that are traditionally called optimization. इसका मतलब ये है कि हमें इस तरीके से अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है कि या तो उसकी स्पीड बढ़ जाए या फिर उस वो कम स्पेस ले, या फिर दोनों टाइम और स्पेस दोनों को क्या करे, वो रिड्यूस करे, ठीक है, या फिर मतलब स्पीड तो बढ़ा ही दे और स्पेस भी क्या कर दे, वो कम कर दे, ठीक है। सो इस इंप्रूवमेंट को या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और ऐसे ऐसे हम इस प्रोग्राम पर या फिर कोड पर अप्लाई करते हैं, इसलिए हमसे बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन, है ना। और इसे कौन अप्लाई करता है, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर दैट अप्लाई कोड इंप्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, ठीक है। जो कंपाइलर हमारे कोड को क्या करें, इंप्रूव कर दें, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। दो टाइप के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, एक होता है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। सबको पता है कि हमने कंपाइलर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या होगा, जैसे कि हम इंटरमीडिएट कोड बना रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। और बैक एंड में क्या होगा कि जो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा, जैसे मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, असेंबली कोड हो गया, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट कैसा है, कनेक्टेड है, वो हमारा मशीन डिपेंडेंट। So machine independent optimizations are performed transformation that improve the target code without taking into consideration any properties of the target machine। मतलब हमें कोई भी हेल्प नहीं लेना है टारगेट मशीन के, मतलब किसी भी पिन की कोई हेल्प नहीं लेना, हमें अपने एंड पर उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपको बताया था मैंने कि कॉमन सब एक्सप्रेशन को रिमूव किया था हमने। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने बेसिक ब्लॉक पर परफॉर्म किए थे ना, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने परफॉर्म किए थे। हमने वहां पर अनरीचेबल कोड और रिमूव किया था, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ किया था, है ना। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म किए थे इन्हें हम बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, है ना। हम फिर से भी देखेंगे। और दूसरा मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन आर बेस्ड ऑन रजिस्टर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे मशीन डिपेंडेंट, मतलब असेंबली कोड है, तो वहां पर हम या तो सीक्वेंस चेंज कर दें दोनों का, ठीक है। तो हो सकता है कि जो ऑपरेशन पहले 4 लगा देते अब वो 2 ऑपरेशन लगे, ठीक है। अब जहां पर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट पिन्स यूज कर रहे हैं मशीन की। माइक्रो प्रोसेसर में जो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट की जो पिन्स होती हैं उन्हें हम यूज कर लें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अब
नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर कोड इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो क्राइटेरिया होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोड परफॉर्म करो, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो अपने कोड पर, ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन कि हमें कम एफर्ट में ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आप प्रोग्राम पर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो और आपके प्रोग्राम का मीन ही चेंज हो जाए, मतलब पहले वो 2+2 कर रहा था, अब वो 2+2 × 5 दे रहा है, या फिर मतलब एडिशन ना होके कुछ और ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप परफॉर्म करोगे वो आपके प्रोग्राम के मीन को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम हमेशा एफिशिएंट वे में वर्क करेगा। हो सकता है कि वो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया है उससे आपके प्रोग्राम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, सपोज दैट वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज ही था। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया तो आपके प्रोग्राम की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये रेयर केस में होगा, ये एक्सेप्शनल केस है कि कभी ऐसा मिस्टेक हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने का, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस होंगे, ठीक है। फोर्थ है कि आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो वो वर्थ होना चाहिए, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया थे कोड इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के। इसके बाद सोर्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो सोर्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में हम बात करेंगे ग्लोबल सर लोकल ऑप्टिमाइजेशन और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन के, आप लोकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन एक एक बेसिक ब्लॉक पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लोकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लोकल ऑप्टिमाइजेशन। यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन पूरे कंप्लीट प्रोग्राम पर हम क्या कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, तो हम उसको बोलेंगे ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और यदि हम जब भी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम पर तो सबसे पहले हम लोकल ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेंगे, इसके बाद ही हम ग्लोबल पे जाएंगे, ठीक है। पहले ग्लोबल परफॉर्म नहीं करेंगे, पहले हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे, देन ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद सबसे पहला है हमारा फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ना, ये मशीन डिपेंडेंट ही मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन ही हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन में, बड़ी चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इससे फंक्शनलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए बस इनकी। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। हम बहुत बार देख चुके हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, हमने डेट के थ्रू एलिमिनेट किया था। दूसरा है कॉपी प्रोपोगेशन, ठीक है। तीसरा है डेट कोड एलिमिनेशन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कॉन्स्टेंट फोल्डिंग, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर कॉमन सब एक्सप्रेशन कैसे एलिमिनेट करते हैं, मैंने बताया था कि यदि हमारे पास, मैंने यही एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, सबको पता है मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, यदि हमारे दो स्टेटमेंट है एक जैसे, जैसे बी प्लस सी है और यहाँ पर बी प्लस सी है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे बी और सी यूज हो रहे हैं, तो बी और सी यदि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कहीं पर भी मॉडिफाई नहीं हुए हैं, इन दैट केस हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम हटा देंगे यदि चेंजेस नहीं हुए हैं तो, ठीक है। इसके बाद यदि अब यहाँ पर दूसरा एक और है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बी प्लस सी जो हमने लिया था, बी प्लस सी के बाद यहाँ पर जस्ट नीचे वाले स्टेटमेंट में बी मॉडिफाई हो गया, बी क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब बी प्लस सी, ये वाला बी प्लस सी और ये वाला बी प्लस सी दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसलिए हमने इस बी प्लस सी को चेंज नहीं किया, ये एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब नीचे लिखा हुआ है ए माइनस डी, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस डी और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है ए माइनस डी। अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में चेक किया कि ए और डी दोनों में से कोई भी एक मॉडिफाई हुआ है क्या, तो हमने देखा यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में ए और डी का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, देन उस केस में हमने इस वाले स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया बी से, हमने यहाँ लिख दिया डी इक्वल टू बी। मतलब होल प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम हुआ उस पूरे प्रोग्राम में डी की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, मतलब डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, बी से रिप्लेस कर देंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा,
डी इक्वल टू ए माइनस डी, और यहाँ पर लिख दिया डी इक्वल टू बी, मतलब इसको हम डी प्लेस हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे बोलते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट कॉपी प्रोपोगेशन। तो कॉपी प्रोपोगेशन में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल f इक्वल टू जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यदि आप चाहते हो, ठीक है, कि हम इस f को यूज ना करें, डायरेक्ट g को आगे प्रोपोगेट कर दें, तो ये स्टेटमेंट हट जाएगा। तो वही चीज हुई है, आप एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, x इक्वल टू लिखा हुआ है पाई, ठीक है, और नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इक्वल टू x इंटू आर, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि हम x को यहाँ पर लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट पाई को यहाँ पर लिख दें, x को हटा दें, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि यदि डायरेक्ट पाई को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा कोड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और कोड जब रिड्यूस होगा मतलब स्पेस भी कम लगेगा, स्पेस कम लगने से जितने स्टेटमेंट कम हो गए उतना एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज कोड क्या हो गया हमारा, a इक्वल टू पाई, एक्स का क्या आ गया, पाई आ गया, इंटू आर, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया, जो अननेसेसरी वेरिएबल को उन्होंने रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। इसे बोलते हैं कोड कॉपी प्रोपोगेशन, कॉपी प्रोपोगेशन, ध्यान से सुनना, कॉपी प्रोपोगेशन, ये कॉपी स्टेटमेंट होता है। एक्स इक्वल टू वाई क्या है, कॉपी स्टेटमेंट, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, है ना, कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट की इसके बाद है डेट कोड एलिमिनेशन, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो डेट कोड एलिमिनेशन में आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसा कोड जो प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रोग्राम में रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसको एलिमिनेट कर भी देंगे उसे हम बोलेंगे डेट कोड। अब आप एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई इक्वल टू जीरो, हमने आई को इनिशियलाइज किया जीरो से, फिर हमने यहाँ पर कंडीशन चेक की, इफ आई इक्वल टू वन, ठीक है, आई इक्वल टू वन, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना, आई इक्वल टू जीरो, इफ आई इक्वल टू वन, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि आई इक्वल टू जीरो लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिखा हुआ है आई इक्वल टू वन, तो दिस कंडीशन नेवर बी ट्रू, है ना, ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो इस इफ स्टेटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कैसा होगा, यूजलेस हो गया। तो इस कोड को हम बोलेंगे डेड कोड, ठीक है। तो इस डेड कोड को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ट्रू नहीं होने वाली। हम यहाँ से नीचे होकर गुजर भी जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा ना आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो ये लूप थोड़ी ना है, ये तो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो हम आगे आ भी चुके हैं, तब भी अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हम बोलेंगे डेड कोड। क्लियर है, ये हुआ हमारा डेड कोड एलिमिनेशन। के बाद कांस्टेंट फोल्डिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कॉपी प्रोपोगेशन, यहाँ पर है कांस्टेंट फोल्डिंग, और कहीं कहीं पर होता है कांस्टेंट प्रोपोगेशन। कांस्टेंट एक और चीज होती है कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। कांस्टेंट प्रोपोगेशन, कांस्टेंट प्रोपोगेशन होता है जो, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 और नीचे लिखा हुआ है y इक्वल टू x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो सिर्फ दो स्टेटमेंट लिखे हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंट बाय, तो इस स्टेटमेंट को तो हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह पर, जहां से यहाँ पर लिख सकते हैं ना y इक्वल टू 5 प्लस 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स, तो हम इस 5 को क्यों यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पर पुटअप कर दो, है ना। तो वो हो जाएगा क्या, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि यहाँ पर 5 पुटअप करोगे तो ये 5 प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन जब ये 5 प्लस 2 होगा देन हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कांस्टेंट टर्म्स है और कोई ऑपरेटर है, देन हम उस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे 5 प्लस 2 हो गया तो अब इसको आप बोल सकते हो 7, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग,
यहाँ पर लिखा हुआ था एग्जाम्पल में 3.14157 डिवाइडेड बाय 2, तो इन्होंने बोला इसको इस तरीके से जब लिखा ही हुआ है फ्रैक्शनल में तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते 1.570। ठीक है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो कंपाइल टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। ठीक है, ये 5 मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो बात है लूप ऑप्टिमाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है लूप ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हर कोड में लूप होता है। ठीक है, मोस्टली आपको जो भी बड़े प्रोग्राम मिलेंगे उसमें लूप तो मिलेगा एटलीस्ट, है ना, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम तो कोई बनाता नहीं है, बड़े ही प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, रिपीटेशन होते हैं तो लूप वहां पर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे हम लूप पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे जो लूप का जो टाइम है, इटरेशन है, उसे हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, और पॉसिबल हो तो कोड जो लूप के अंदर का कोड है उसे हमें कहाँ लेके आना है, बाहर लेके आना है कोड से। ठीक है, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं लूप इन वेरिएंट स्टेटमेंट, लूप इन वेरिएंट स्टेटमेंट को हमें बाहर लेके आना है। ठीक है, कोड so 3 techniques are important for loop optimization. First है code motion which moves code outside a loop, जिसे हमने बोला loop invariant statement को हम बाहर लेके आएंगे। क्या बताया मैंने, loop invariant statement। ठीक है, याद रखना, मैं बता भी चुका हूँ, loop invariant statement। ठीक है, मैंने बताया था ना, जो जब हम लिखते हैं t1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, t1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए लिखते हैं, है ना, लूप के अंदर टी एड्रेस कोड बनाया था, जब हम टी एड्रेस कोड बनाया था, टी एड्रेस कोड में लिखा था टी1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, उसके बाद हम लिखते थे टी2 इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू ए, देन हम लिखते थे टी3 इक्वल टू टी1 टी2, इस तरीके से लिखते थे। तो ये लूप बार बार चलेगा, जब ये लूप बार बार चलेगा तो इस वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लूप के बाहर रख सकते हैं। इसे बोलते हैं लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वन टाइप का क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है इनसाइड द लूप। ठीक है, सेकंड होता है इंडेक्शन वेरिएबल एनिमेशन। इंडेक्शन वेरिएबल्स मैं भी बताऊंगा आपको, 2 तरीके से होते हैं, है ना, डिस्कस करेंगे। ये जो वेरिएबल्स होते हैं लूप के अंदर होते हैं, तो इनकी वैल्यू बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, ड्यू टू सम इंडक्शन वेरिएबल्स। ठीक है, एक होता है बेस इंडक्शन वेरिएबल, दूसरा होता है ड्राइव, तो हम अभी बताऊंगा आप लोगों को। और रिडक्शन इंस्टेंट, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंसिव ऑपरेशन को हमें चीपर ऑपरेशन से क्या करना है, रिप्लेस करना है। मल्टीप्लिकेशन को प्लस से, पावर को मल्टीप्लिकेशन से, इस तरीके से हम रिप्लेस करेंगे, तो बोला रिडक्शन एंड स्ट्रेंथ। तो ये 3 तरीके से ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो कोड मोशन की हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी बताया कोड को कैसे हम बाहर लेके आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, वाइल आई लेस देन लिमिट -2। ठीक है, जब भी हम इसके अंदर जाएंगे हमें बार बार लिमिट -2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमेशा इसको एवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब वन टाइम होना चाहिए। लेकिन जितने बार ये लूप चलेगा, सपोज दैट ये 10 टाइम्स चल रहा है, तो 10 टाइम्स हमें इसको एवेल्युएट करना पड़ेगा, जबकि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट की वैल्यू हो सकता है चाहे वो पहले से डिफाइन हो, है ना। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर सब एक्सप्रेशन को हम बाहर लेके आएंगे। हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू लिमिट -2 लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हमने बाहर लिख दिया। अब ये वन टाइम ही चलेगा, अभी कितने टाइम चलेगा, वन टाइम चलेगा। ठीक है, और अब इसके अंदर हमने लिखा आई लेस देन टी, तो ये टी से कंपेरिजन करेगा और अंदर चला जाएगा। अभी क्या हो रहा था, इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ रहा था, इसके बाद कंपेरिजन हो रहा था। ठीक है, अब हमने इसको बाहर रख दिया, इसे बोलते हैं कोड मोशन। ठीक है, या फिर लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट, जिनका सॉरी जिन स्टेटमेंट पर लूप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्शन वेरिएबल। तो मैंने बताया इंडक्शन वेरिएबल क्या होते हैं। Induction variables are those variables which used in a loop their values are in lockstep। ठीक है, जो एक हर एक स्टेप में क्या हुआ, लॉक हो चुके। जैसे कि हमने 2 का इंक्रीमेंट किया, 2 के बाद आएगा 4, देन 6, देन 8, देन 10। तो कहां पर ये लॉक हुए स्टेप, है ना, उसको हमें सॉल्व करना है। तो
एनहांस रिमूव यदि वो पॉसिबल है, इट में पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल एक्सेप्ट वन, हम वहां पे एक को छोड़कर बाकी सबको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन वेरिएबल, फर्स्ट है बेसिक, दूसरा है ड्राइव, ठीक है। इंडक्शन वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेसिक, दूसरा होता है ड्राइव। तो आप देखो यहाँ पर बेसिक और ड्राइव इंडक्शन वेरिएबल क्या होते हैं। बेसिक इंडक्शन वेरिएबल वो होते हैं जैसे लिखा हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस सी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये आई जो है बार बार क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, इसे बोलेंगे लूप वेरिएबल, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, है ना, तो ये आई क्या होगा, बार बार चेंज होगा, लेकिन सी कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। तो इस पर्टिकुलर आई को हम बोलेंगे बेसिक इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। और ड्राइव इंडक्शन वेरिएबल वो होते हैं जो एक बार लूप में मतलब डिफाइन हो जाए, ठीक है, लेकिन जो लीनियर फंक्शन होगा, मतलब वैल्यू है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है, देयर वैल्यू इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ बेसिक इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो आई था वो ए के साथ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल टू टू, तो टू का आई में बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, टू इंटू टू, बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, रिजोल्व करना है इस चीज को, हमें इस मल्टीप्लिकेशन को बार बार न करना पड़े, ठीक है। तो जे क्या है, वेरिएबल दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिक इंडक्शन, J is a variable that is dependent on the basic induction variable I and constant A and B. This is represented as ट्रिपल आई ए बी, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, ये क्या है हमारे, जी क्या है हमारा, इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, मल्टीपल टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर एग्जांपल प्रोसेस और से समझ में आ जाएगा। बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि जो लूप वाला जो वेरिएबल होगा, जो लूप के अंदर बार बार चेंज हो रहा है, या फिर जिसके बेसिस पर हमारा लूप बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर रन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे बेसिक इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। और इसको इंडक्शन वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करना है, तो फर्स्ट है डिटेक्टिंग या फिर आइडेंटिफाई इंडक्शन वेरिएबल, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्शन वेरिएबल, एलिमिनेट इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, सबसे पहले तो हमने क्या बनाया था, हमारा 3 एड्रेस कोड था, 3 एड्रेस कोड में हमने फिर क्या बनाया था, लीडर्स बनाए थे, लीडर्स के बाद हमने क्या बनाया था, बेसिक ब्लॉक बनाए थे, ठीक है। बेसिक ब्लॉक के बाद हमने क्या बनाया था, फ्लोग्राफ बनाया था, ठीक है। तो ये वही फ्लोग्राफ है, ठीक है, ये वही फ्लोग्राफ है। तो इस फ्लोग्राफ में आप देखो, इस पहले वाले को देखना है आपको, बिफोर एलिमिनेट इंडक्शन वेरिएबल, ये वाला जो हमारा फ्लोग्राफ था, इस ग्राफ में देखोगे आप, ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू एम माइनस वन, जे इक्वल टू एन, ये जे है, ठीक है, जे इक्वल टू एन, टी वन इक्वल टू 4 इंटू एन, वी इक्वल टू ए ऑफ टी वन, ठीक है। इसकी वैल्यू अंदर वही बी2 में, ठीक है, बी2 में लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल गो टू नेक्स्ट, या फिर कुछ भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ब्लैंक है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है जे इक्वल टू जे माइनस वन, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ है जे इक्वल टू जे माइनस वन, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है टी फोर इक्वल टू 4 इंटू जे, ये लिखा हुआ है 4 इंटू जे, ठीक है। मतलब जे पहले तो वन से क्या होगा, माइनस होगा, देन इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद T5 इक्वल टू ए ऑफ T4 इफ T5 ग्रेटर देन V गो टू B3 इफ I ग्रेटर देन J, ठीक है, गो टू B6। इसके बाद B5 B6 और B5 से हम फिर लूप चलेगा, B2 पर जाएंगे, देन कंटिन्यू लूप चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि J जो है ये लूप है हमारा, J क्या है, इंडक्शन, बेसिक इंडक्शन वेरिएबल है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि बार बार लूप हमारा रन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, T4 इक्वल टू 4 इंटू जे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T4 इक्वल टू T4 माइनस 4, ठीक है। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, पहला
इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हमने डिवाइड किया यहाँ पर इन दो स्टेटमेंट में। T4 इक्वल टू 4 इंटू जे, और नीचे लिख दिया T4 इक्वल टू T4 माइनस 4। इससे क्या हो गया कि जो मल्टीप्लिकेशन था, जो यहाँ पर 10 बार चल रहा था, कितने टाइम चल रहा था, 10 टाइम्स चल रहा था, अब वो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 टाइम चलेगा, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को बाहर रख दिया, इस स्टेटमेंट को बाहर रख दिया और हर बार इस स्टेटमेंट से 4 माइनस कर दिया। देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाले कोड में हमने यहाँ पर देखो क्या किया, T4 इक्वल टू लिख दिया 4 इंटू जे, ठीक है, इसको B1 में एड अप कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट है, इसको हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पर जे क्या था, एन था, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था, जे एन था, तो क्या हो गया, ये T4 क्या हो गया हमारा 4 इंटू एन हो गया, ठीक है। सपोज दैट एन की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 40 हो गया T4, ठीक है। अब जब लूप के अंदर जाओगे तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक पहले तो जे माइनस हो जाएगा 1 से, तो हमारा जे भी क्या है 10 है, जे इक्वल टू एन है और 10 है, तो यहाँ पर तो जे क्या हो गया माइनस हो गया, ध्यान से देखना, जे अब क्या हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो जे तो डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, करना ही है डिक्रीज, हो गया, ठीक है। नीचे लिखा हमने T4 इक्वल टू, T4 पहले क्या था 40, तो हमने 40 लिखा, माइनस किया 4, तो कितना बचा 36, मतलब जो अब ये हो गया हमारा 36 आ गया आंसर। इसके बाद जब हम लूप अगेन ऊपर चलेंगे, B5 से अगेन जब हम ऊपर चलेंगे, देन फिर से हमारा क्या होने वाला है, अब B2 पर आएंगे हम, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एक मिनट, हम कहा जाएंगे, ये देखो यहाँ पर ये वाला, ये दिख रहा ना एरो, यहाँ पर आएंगे B2 पर, यहाँ से इस B2 पर आ रहे हैं, B2 से इसको नहीं करेंगे एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये 1 टाइम चलेगा, सिर्फ 1 टाइम, ठीक है। नीचे आएंगे, देन अगेन जे 1 से माइनस होगा, तो जेन अब जे क्या था 9, अब क्या हो जाएगा जे 8 हो जाएगा, ठीक है। और T4 अभी कितना था 36, तो अब क्या हो जाएगा T4 नेक्स्ट टाइम 36 माइनस 4, अब कितना बचा 32, मतलब जो इंडक्शन वेरिएबल जिसमें मल्टीप्लिकेशन था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, इस लूप से उसको लूप के बाहर लेके आ गए, ठीक है। और हमारी फंक्शनलिटी वैसे की वैसे ही परफॉर्म हो रही जैसे पहले हो रही थी, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इनवेरिएंट लूप को क्या करते हैं, इंडक्शन वेरिएबल को अपने लूप से बाहर लेके आते हैं, ठीक है, क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है क्योंकि ये अलग है जो हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन एंड स्ट्रेंथ, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास पावर ऑपरेटर है, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब पावर का साइन लिखा हुआ है इस तरीके से, बाय टू द पावर 2, तो आप लिख सकते हो बाय इंटू 2, ठीक है। और कहीं पर भी लिखा हुआ है बाय इंटू 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो प्लस से, बाय प्लस वाई, है ना, सॉरी ये बाय आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाय इंटू बाय। और ये क्या होगा बाय इंटू 2 है, तो लिख सकते हो आप बाय प्लस वाई। तो हमने एक्सपेंसिव ऑपरेशन को चीपर ऑपरेशन से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो बोलता रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, क्लियर।